हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया ना। देखो, आज हम क्लास नाइन्थ का जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। देखो, इस चैनल पे हम जो है क्लास नाइन्थ के एसएसटी का जो भी है उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री ये सब कंप्लीट करेंगे हिंदी मीडियम का। ठीक है। क्योंकि देखो, हिंदी में जो हिंदी मीडियम है सॉरी, उसके कंटेंट बहुत कम है। ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। जो भी नई वीडियोज़ आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कोई आपका फ्रेंड है या कोई ऐसा जानकार है जो या तो कोचिंग नहीं कर पा रहा या फिर हिंदी में कोचिंग अवेलेबल नहीं है, कोई भी रीज़न हो, तो आप इसको है ना, मतलब उसे सजेस्ट कर सकते हो, लिंक दे सकते हो आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका पेन और कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है। और सबसे पहले जो आपका पेज है उसमें दो कॉलम बनाना है आपको, लेफ़्ट और राइट। ठीक है। चलिए, निकाल लिया आपने। स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, आपको यहाँ पे है ना, स्क्रीन पे आपको ये एरो फॉलो करना है। ठीक है। ध्यान से देखना है आपको। देखो, ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे इससे पहले ना आप लोग बहुत सारी बातें करते थे, है ना, हिस्ट्री की। राजा ने क्या किया, रानी ने क्या किया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो देखना है हमें कि जनता ने क्या किया। ठीक है। क्योंकि क्रांति हो रही है यहाँ पे, तो जनता ही कुछ करेगी। तो देखो, आपको ये तीन वर्ड्स ध्यान रखना है: मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता। ये चैप्टर इसी के ऊपर बेस है और आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो इसी में ख़त्म हो जाएगा। मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता, इन्हीं तीन शब्दों में जो भी कहानियाँ होंगी इन्हीं तीनों को लेके होंगी। ठीक है। तो आपने पेन कॉपी निकाल लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कर लेना आप, और शेयर आप कर सकते हो जिसे आप करना चाहें। ठीक है। तो सबसे पहले आपका इस तरीके का दो कॉलम बनेगा। एक ये देखो, एरो फॉलो करना है लेफ़्ट साइड में, स्क्रीन में देखो आप 1614, ये डेट डालना है आपको। ईयर का डेट है, सॉरी ईयर है। डाल लिया आपने लेफ़्ट, और ये राइट। तो लेफ़्ट वाला थोड़ा छोटा ही रखना और राइट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है। अच्छा, ये जब ये चैप्टर ऐसे चल रहा है तो आप बुक है ना, आप बुक मत पढ़ना। ये आप पढ़ सकते हो लेकिन बहुत डीप में जाने की कोशिश मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे डेट्स को बहुत उलझा के रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सीरीज़ में पढ़ेंगे, और ये जो आपका 1614 ईयर है ये आपका एक बेस, इसको मान के चलते हैं कि हाँ हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। इससे पहले आपको नहीं जाना है, इसके आगे ही हमें स्टार्ट करके रखना है। ठीक है। तो 1614 एक आपका बेस ईयर है। तो देखो, बेस ईयर में क्या हुआ, कहता है प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर, टैक्स सुना है ना, वही नहीं लगा सकता था, टैक्स नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी कि अगर राजा ने सोचा कि मुझे टैक्स बढ़ाना है तो वो खुद नहीं बढ़ा सकता कि हाँ जी ऐसे सपने में आया, सुबह उठ के बोला कि देखो सपना देखा था कि टैक्स बढ़ाना है तो टैक्स बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। उसे अगर टैक्स बढ़ाना है तो उसे एक सभा बुलानी होगी, स्टेट्स जनरल की, जिसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं। उस सभा में वो बोलेगा कि हाँ जी मुझे टैक्स बढ़ाना है। अब अगर वो सभा मंजूर करती है कि हाँ जी ठीक है आप बढ़ा सकते हो, तो फिर टैक्स बढ़ जाएगा, अदरवाइज़ टैक्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप ध्यान से समझो, ये जितना इजी आपको दिख रहा है उतना इजी ये है नहीं। बहुत प्लानिंग के तहत ये स्टेट जनरल को बनाया गया था। आप खुद सोचो, एक राजा है, अगर राजा ने बोला है कि मुझे टैक्स बढ़ाना है, तो कोई सभा, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जो राजा को मना कर सके कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते। राजा ने बोला मतलब वो होके रहेगा, चाहे उसके लिए कोई भी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़े। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन स्टेट जनरल बनाया क्यों गया था? क्योंकि जो जनता है बार बार क्या करती थी, वो झगड़ा करने लगती। झगड़ा मतलब ऐसे विद्रोह करने लगती थी, या फिर ऐसे है ना, धरना प्रदर्शन, जाम वाम, ये सब। तो राजा ने सोचा कि चलो इनको थोड़ा ना शांत करने के लिए एक कुछ भी एक इनको
प्रपोज़ल देते हैं, तो वो प्रपोज़ल था स्टेट जनरल का। तो उसमें क्या बोला गया कि देखो आपकी तरफ से कुछ लोग आएंगे, हमारी तरफ से कुछ लोग आएंगे, वो लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जनता इस बात पे मान गई थी, उन्हें खुशी हुई थी कि चलो राजा ने, बट ये राजा ने उनके लिए नहीं सोचा था, ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। ये प्लानिंग आपको आगे पता चलेगी कि एक्चुअल में प्लानिंग क्या होती थी। कहता है स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, राजनीति के लोग, राजनीति मतलब वही जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे वो उनमें आते थे, जिनमें तीनों स्टेट, यहाँ ये वर्ड ध्यान रखना, तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। वहाँ एक स्टेट चलता था, 3 स्टेट होते थे। वो स्टेट क्या थे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। राजा डिसाइड करता था कि बैठक कब बुलानी है, सुबह शाम रात दिन कब बुलाना है, ठीक है, किस दिन बुलाना है या कब बुलाना है, जो कुछ भी राजा ही डिसाइड करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। और जैसे ही ये पता चलता था कि राजा ने संस्था की बैठक बुलाई है, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई है, इसका मतलब ये था कि वो टैक्स बढ़ाने वाला है, पता चल जाता था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तीनों स्टेट, 3 स्टेट का मतलब क्या था। देखो आपने जो भारतीय समाज है अपना, उसमें आपने सुना होगा कि देखो उसमें 4 तरीके के मतलब कास्ट सिस्टम पुराने में चलता था। पहले जो सबसे पहले आपके जो ब्राह्मण है वो कहते जी हम बहुत बड़े हैं, समझ रहे हो, मतलब हमारा भगवान से ऐसे कांटेक्ट है, ठीक है, और मतलब पूजा पाठ करवाते हैं, ज्ञानवान की बातें उन्हीं के पास है, वेद उन्होंने ही पढ़ा हुआ है, तो कहते हैं हम सबसे बड़े हैं समाज में हम, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो क्षत्रिय हैं, पहले क्षत्रिय चलता था, अब बोलते हैं कि अब राजपूत, तो राजपूत कहते हैं नहीं जी हम हैं अब बड़े, ठीक है। तो इस तरीके से ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, राजपूत हो गए। उसके बाद आते हैं वैश्य, सुना है आपने वैश्य। जितने भी आपने ऐसे कास्ट सुने होंगे जो लाला हैं, हर स्टेट में अलग अलग टाइटल के हैं, ठीक है। तो जो लाला बेसिकली आप समझ लो, वैसे होते नहीं हैं बहुत, और भी इस लेवल पे आप इतना ही समझ लो, जो बेसिकली लाला टाइप के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे मान लो, वो होते हैं वैश्य। और जो सबसे नीची जाति के होते हैं वो होते हैं शूद्र। नीची जाति आप जो भी समझते हो वो आपके वहाँ पे जो भी अवेलेबल होगा वो आपका किस में आता है, शूद्र में। तो इंडिया में क्या हो गया, भारत में ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो यहाँ पे ये 4 हो गए, बट वहाँ पे 3 थे, ठीक है। ये 3 कौन कौन से थे आप देखेंगे एक बार ध्यान से। अच्छा आप ये कॉपी, ये आपने कॉपी कर लिया यहाँ तक 16-14। आपको इसमें क्या कॉपी करना है, आप लिखेंगे फटाफट। आपको इसमें यही लिखना है कि सन 1614 में फ्रांसीसी सम्राट ने करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेने के लिए स्टेट जनरल की अंतिम बैठक बुलाई थी। सुना आपने, पॉज करके आप उसको लिख लोगे, ठीक है, गुड। अब आ जाते हैं जो तीनों स्टेट हैं उस पे, देखो ध्यान से। ये दिख रहा है आपको राइट साइड में, आपकी बुक का ही है ये, मेरे पास PDF अवेलेबल है। तो ये देखो दिख रहा है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो अब जब आप वो 16-14 ऐसे लिख लोगे, उसको कंप्लीट कर लोगे, तो उसके नीचे आपको 16-14 के नीचे क्या लिखना है, तीनों स्टेट लिखा आपने, तीनों स्टेट लिख लिया, गुड। अब तीनों स्टेट में ये आप फटाफट वहाँ बना लोगे राइट साइड में। प्रथम स्टेट ऐसे बॉक्स बना के पादरी वर्ग, फिर ये एरो मार्क, द्वितीय स्टेट बॉक्स में कुलीन वर्ग, फिर ये एरो, तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में 3 हैं, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, है ना, किसान, कारीगर। कारीगर मतलब जो बेसिकली किसी एक प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है, जैसे वो बड़े ही होते हैं ना, कारपेंटर लकड़ी का काम करते हैं, कोई राजमिस्त्री का काम करता है मतलब घर वर बनाता है, वो इस तरीके के बहुत सारे वो कारीगर बोलते हैं उसको, ठीक है। किसान अलग हो गया, कारीगर अलग हो गया। छोटे किसान मतलब ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं है उनके पास। भूमिहीन मजदूर, इनके पास ज़मीन ही नहीं है तो ये दूसरे के वहाँ पे मजदूरी करते हैं, ठीक है। नौकर आप समझते ही हैं।
तो फ्रांस का समाज ऐसे बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, जैसे यहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, है ना। बोलते हैं कि यीशु मसीह से, जो जीसस क्राइस्ट हैं, उनसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है, तो हम सबसे ऊपर हैं। कुलीन वर्ग ये हो गए जो बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े, समझते हो, बहुत बड़े ज़मींदार, छोटे मोटे नहीं, मतलब इनके पास कितनी ज़मीन है इनको खुद नहीं पता, इतनी ज़मीनें थी, ठीक है। तृतीय स्टेट में आ जाते हैं बड़े व्यवसायी, जो बहुत ही मेहनत करके एक पोजीशन पे पहुँचे हैं, अपने बिजनेस को सेटअप किया है। व्यापारी हैं, शहरों में व्यापार करते हैं। अदालती कर्मचारी हैं, अदालत वगैरह में, कोर्ट वगैरह में, राजा के वहाँ पे जो, ऐसे समझ लो ना, राजा के वहाँ पे जो काम करते हैं, इस तरीके से। वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये समाज इस तरीके से बटा हुआ था फ्रांस में, ठीक है। तो ये वही है, तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तो यानी कि राजा को जब भी मतलब टैक्स बढ़ाना होता था तो पादरी वर्ग अपना प्रतिनिधि भेजता था, कुलीन वर्ग अपना भेजता था, और जो तीसरा स्टेट है उसमें मिक्स हैं सारे, वो अपने भेजते थे प्रतिनिधि, ठीक है। ये लिख लिया, वो बना लिया आपने, गुड। तीनों स्टेट वाला बना लिया होगा। ये देखो, ये आपको बनाना है, पॉज करके आप बना लेंगे। हो गया, जल्दी करेंगे, हो गया, गुड। चलिए अब नेक्स्ट, ये क्लियर है ना, 1614 ये आपका एक बेस ईयर है, तो ये आप लिख लेंगे। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इससे कनेक्टेड एक आगे शब्द मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या डालना है हमें, 1750। बहुत छोटी सी लाइन है, फटाफट आप लिखेंगे। फ्रांस की जनसंख्या सन 1750 में 2.3 करोड़ थी। बस आपको ये एक रेफरेंस के लिए रखना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद रहे एग्ज़ाम तक, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जैसे ही डेट कोट किया वहाँ पे, और डेट के साथ डाटा सही कोट किया, आपको आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। बट हाँ, गलत डेट आप लिख के नहीं आएंगे और गलत डाटा कोट नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। बट आपको याद करना है, ठीक है। ये लिख लिया आपने, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर लिखना है आपको 1774, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये, ठीक है, 1774। अब 150 साल आगे आ गए हम, है ना, 1614 से अब 1774 पे 150 साल लगभग आगे आ गए हैं। देखो क्या था इसमें, कहता है सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बूर्बो राजवंश है। बूर्बो राजवंश एक बार और आपके सामने आएगा 10th क्लास में, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें, ठीक है। वहाँ तक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम से कनेक्ट होगा कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट बताया, ऐसे रेफरेंस के लिए बताया, बूर्बो राजवंश का लुई 16, वहाँ पे नाम ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, राजा बन गया, 20 साल का था। उसकी उम्र कितने साल की थी, 20 साल की थी। शादी कहाँ हुई, ऑस्ट्रिया में। देखो राजकुमारी का नाम याद रहे कि ना रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आगे आपके भविष्य में काम आएगा। और बट हाँ, ऑस्ट्रिया आपको याद रखना है ना। लड़की का नाम याद ना रहे बट ससुराल याद रखना है ना। तो उसका विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। वैसे तो इसमें बहुत आगे, जब आप कभी हिस्ट्री पढ़ोगे अगर कभी बहुत डीप में, तब इसमें और बहुत सारी कहानियाँ आपको इन्हीं में बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। बट अभी तो बस सिर्फ इतना ही जानकारी दिया गया कि बूर्बो राजवंश का था, लुई 16 नाम था, 20 साल का था, शादी ऑस्ट्रिया में राजकुमारी एंटोइनेट से हुआ था। कहता है राज्यारोहण के समय, मतलब जब वो राजा बन गया, अब राजा बन गया तो उसके पास अधिकार है कि वो कहीं पे भी जाए, सलामी ले, है ना, 21 तोपों की सलामी लेगा, तीर धनुष छोड़े जाएंगे,
है ना, पार्टी वार्टी चली वो। तो राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। अब जैसे ही उसे पता चला, आपने एक मूवी देखी है रेड, देखी है अजय देवगन की, उसमें क्या कहता है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, अगर आपने देखी होगी मूवी और नहीं देखी तो आप एक बार है ना देखना, सर्च करके देखना, बिल्कुल लास्ट का जो डायलॉग है अजय देवगन का, वो क्या कहता है, कहता है